हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एक दिन मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही जो कॉमर्स के क्लासेस स्टार्ट कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि जो बिज़नेस स्टडीज़ है उसमें स्टार्टिंग कहाँ से होती है। बिज़नेस स्टडीज़ में स्टार्टिंग होती है एक्टिविटीज़। मैं एक बार 1 मिनट में रिपीट कर देता हूँ, एक्टिविटीज़ से, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की ही बात करेंगे, बिकॉज़ ये आपका बेसिक है। तो बेसिक में क्या होता है, इंसान पुराने समय से क्या करता आ रहा है वहाँ से ही हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, वो थी इकोनॉमिक एंड दूसरी थी नॉन इकोनॉमिक। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि हर एक्टिविटी की जाती है किस लिए, वो की जाती है कुछ कंसिडरेशन के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए। यानी कि कंसिडरेशन की डेफिनेशन क्या थी, इट इज़ समथिंग इन रिटर्न। कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंसिडरेशन, यू विल हैव टू से समथिंग इन रिटर्न। इफ़ वी आर गेटिंग एनीथिंग बाय डूइंग एनी एक्टिविटी देन इट विल बी कॉल्ड कंसिडरेशन। जब जो भी चीज़ हमें प्राप्त हो रही है कोई काम करने के बाद, चाहे वो मन की शांति हो, सुकून हो, तसल्ली हो, या फिर जो पैसे हों, ठीक है, वो सभी जो है कंसिडरेशंस कहलाएंगे। कंसिडरेशंस 2 तरह के हो सकते हैं, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी। ये बातें याद रखना, बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके जो है 2 साल यही चलती रहेंगी। मॉनेटरी क्या है, जिसमें हमें मनी या मनी की वर्थ की कोई चीज़ मिल रही हो। नॉन मॉनेटरी क्या है, जिसमें हमें पैसा या उससे संबंधित कोई चीज़ नहीं मिल रही है। तो एक्टिविटीज़ 2 तरह की होती हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक कौन सी होती हैं, जिनके बदले में हमें कुछ मनी या उससे संबंधित चीज़ मिलती हो, यानी कि मॉनेटरी। नॉन इकोनॉमिक कौन सी हैं, जिसमें हमें पैसा या उससे संबंधित चीज़ें नहीं मिलती, हमें सिर्फ मिलता है सोशल या साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। सोशल और साइकोलॉजिकल। जिसमें हमें मानसिक या सामाजिक शांति मिलती हो, सुकून मिलता हो, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे कि आपकी माताजी ने आपके लिए खाना बनाया, तो क्या उन्हें पैसे रिसीव हुए? नहीं, उन्हें पैसे रिसीव नहीं हुए। उन्हें क्या मिला? उन्हें जो है मानसिक शांति मिली, उन्हें खुशी मिली कि मैंने अपने बच्चों का पेट भर दिया। वहीं अगर जो है एक शेफ़ है, एक खानसामा है, उसने किसी रेस्टोरेंट में खाना बनाया, तो उसे क्या मिला? उसे पैसे मिले, ठीक है। तो वो क्या हो गया? मॉनेटरी बेनिफिट्स देख सकते हैं आप, वो हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। एक्टिविटी एक ही थी, खाना बनाना, पर उसके 2 पहलू थे। एक में उसे पैसा मिल रहा था, दूसरे में उसे पैसा नहीं मिल रहा था, ठीक है। मॉनेटरी बेनिफिट्स जिसमें भी हों वो होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताया 3 तरह की हो सकती हैं। नॉन इकोनॉमिक का पार्ट बस यहीं पे ख़त्म था, आगे इसके बारे में कुछ खास बात नहीं करने वाले हम, बाकी जब भी आएगा बता देंगे। इकोनॉमिक में क्या होता है, पहली है बिजनेस, दूसरी है प्रोफेशन, एंड तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। जहाँ तक मुझे याद है मैंने आपको पहले बताया था कि बिज़नेस के ज़रिए जो भी पैसा मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट्स। प्रोफेशन में जो भी पैसा मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, फीस। एम्प्लॉयमेंट में जो पैसा मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेजेस या सैलरीज। इतना तो सभी को याद हो गया होगा शायद, तीसरी बार रिपीट हो रहा है क्योंकि देखो मेरा एजेंडा ये नहीं है कि हम कितना करवा रहे हैं या कितना सिलेबस हो रहा है। मेरा मोटिव ये होता है कि आपको कितना याद हो रहा है। मान लो कि करवा दूँ मैं अभी से पहले 5 चैप्टर्स, ठीक है, करवाने में कोई बड़ी बात नहीं है, और आपको पढ़ लेना पड़े 5 पेज का भी, तो फ़ायदा क्या होगा। इससे अच्छा ये है कि मैं 5 पेज करवाऊँ, 5 पेज आपको याद हो जाएँ। माइंड में जितना जा रहा है वो फ़ायदे की चीज़ है ना, एक कॉपी में कितना हुआ उससे मतलब नहीं होता, दिमाग में कितना है वो फ़ायदे की चीज़ है, ठीक है। भाई प्रॉफिट्स की बात कर रहा हूँ तो प्रॉफिट ही बताऊँगा, आपका भी मेरा भी, क्योंकि मुझे वो चीज़ बहुत बुरी लगती है कि मैंने ये बता दिया दुनिया भर का और आपको याद नहीं रहा इतना सा भी। सो बिज़नेस के बदले में प्रॉफिट्स मिलते हैं, प्रोफेशन में फीस मिलती है, एम्प्लॉयमेंट में वेजेस या सैलरीज मिलती हैं। आज हम बात करेंगे इन तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स की, या फिर हम कैसे पहचानें कोई चीज़ बिजनेस है, प्रोफेशन है या फिर एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। बिजनेस के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स। भाई बिज़नेस क्या होता है, बिज़नेस के अंदर हम जो है पैसे लगाते हैं, वी इन्वेस्ट समथिंग एंड वी हैव अ रिस्क। यहाँ पर हमें रिस्क होता है, ठीक है। कुछ हम कैटेगरीज बना लेते हैं इन तीनों का डिफरेंस समझने के लिए, ठीक है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट।
सबसे पहले तो मॉनेटरी रिवार्ड क्या है यहाँ पर, वही बात कर लेंगे। मॉनेटरी रिवार्ड बिजनेस में क्या मिलेगा, प्रॉफिट, यहाँ पर मिलेगा फीस, यहाँ पर मिलेगी सैलरी, ठीक है। अब जो है दूसरी चीज़ हमें क्या ले सकते हैं यहाँ पर, तीनों की तीनों एक्टिविटीज़ कौन सी हैं, इकोनॉमिक हैं, कॉमन है ये चीज़ इनमें। हम डिफरेंस की बात कर रहे थे, रिस्क, आखिर रिस्क लेवल कौन से में ज़्यादा है कौन से में कम है। अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो यहाँ पर होता है मैक्सिमम रिस्क, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, हाई रिस्क होता है। आपके जो पैसे आपने लगाए हैं, आपने जो इन्वेस्टमेंट की है, वो हो सकता है कि आपके सारे के सारे पैसे डूब जाएं। आपने 10 लाख रुपए लगाए हैं, 10 लाख में से हो सकता है कि आपको 54 में वापस ना मिले, ठीक है। सो इसलिए हम कह सकते हैं बिज़नेस के अंदर जो रिस्क होता है, रिस्क लेवल होता है, वो हाईएस्ट होता है या मैक्सिमम होता है, ठीक है। अगर हम वहीं प्रोफेशन की बात करते हैं, भाई मैंने जो है मान लीजिए कुछ डिग्रीज अर्जित कर ली। प्रोफेशन होता क्या है, प्रोफेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट होता है, फिक्स कोड ऑफ कंडक्ट होता है, यानी कि मुझे यही सब चीज़ें फॉलो करनी ही पड़ेंगी। यहाँ पर जो है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट नहीं होता, ठीक है। प्रोफेशन के अंदर जो है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट नहीं होता। क्यों भाई, क्योंकि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई लॉ की डिग्री नहीं है तो मैं वकालत नहीं कर सकता। प्रोफेशन का एग्जांपल क्या हो सकते हैं, या तो वकील, वकालत हो सकती है, टीचर हो सकता है, ठीक है, या फिर डॉक्टर हो सकता है, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है। तो इन सभी में क्या रिक्वायरमेंट होती है, आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए एक डेजिग्नेटेड बॉडी के द्वारा। जैसे कि अगर हम लॉयर की बात करते हैं तो उसके पास जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। वहीं हम डॉक्टर्स की बात करते हैं, उसके पास IMA से मिला हुआ लाइसेंस होना चाहिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा मिला हुआ लाइसेंस होना चाहिए इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए। ऐसे अगर हम टीचर की बात करते हैं तो उसके पास B.Ed की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। माना कुछ लोगों के पास B.Ed की डिग्री नहीं होती है, ठीक है, पर उसके बावजूद भी यदि वे प्रोफेशनल की तरह काम करना चाहते हैं या हम रूल्स को देखते हैं तो वहाँ पर जो है उनके पास एक पर्टिकुलर डिग्री, एक पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज होनी कंपलसरी है। भाई मैं जो है आपको कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ तो मुझे कॉमर्स की नॉलेज होनी कंपलसरी है ना। जबकि हम बिज़नेस की बात करते हैं तो बिज़नेस में जो है कोई साइंस वाला व्यक्ति भी बिज़नेस कर सकता है। किसने कहा कि कोई साइंस लेने के बाद या कोई आर्ट साइड पढ़ने के बाद बिज़नेस नहीं कर सकता। बहुत से अनपढ़ लोग बिज़नेस करते हैं, मेरे ख्याल से कई अरबपति ऐसे हैं जो कि अनपढ़ हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं आता, ठीक है। आप में से ही हो सकता है कि आप लोग जो कुछ होशियार बच्चे हैं वो पढ़ते रह जाएं, वो सिर्फ नौकरी पाएंगे एक छोटी सी 40-50 हज़ार रुपये की, और कोई ऐसा ही हो जो बिल्कुल पढ़ता भी नहीं है और क्योंकि वो अमीर है तो इसलिए वो बहुत बड़ा बिज़नेस स्टार्ट कर दे और वो जो है आप में से किसी को ही अपनी जॉब पे रख ले, ठीक है। सो बिज़नेस के लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो बात करते हैं रिस्क की। बिज़नेस में रिस्क हाईएस्ट होता है क्योंकि आप पैसे लगा रहे हैं। प्रोफेशन में अगर हम रिस्क देखते हैं तो यहाँ पर जो है रिस्क नील होता है। भाई मैंने जो अपनी पढ़ाई के ऊपर पैसे खर्च किए, जो मैंने उस सर्टिफिकेट को अर्जित करने के लिए पैसे खर्च किए हैं, कभी ऐसा तो नहीं होगा कि मान लो मैं एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब पे जाता हूँ या मैंने एक क्लाइंट छोड़ दिया अपना दूसरे क्लाइंट के पास गया तो मेरी जो नॉलेज है यहाँ पर, क्योंकि नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो मेरी जो नॉलेज है वो तो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। तो जो रिस्क है मेरे पास, जो मैंने अपने पैसे लगाए थे, वो उसका जो मुझे बेनिफिट मिला, जो मैंने नॉलेज गेन करी, जो मेरे पास डिग्री रही है, वो हमेशा आजीवन रहेगी। इसलिए यहाँ पर जो रिस्क होता है वो नील होता है। जबकि हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, यहाँ पर नेग्लिजिबल क्यों, ना बराबर रिस्क होता है, मतलब थोड़ा बहुत होता है क्योंकि जॉब जाने का खतरा होता है सभी के पास, ठीक है। माना कि ये इतना बड़ा खतरा नहीं है, एक जॉब छोड़ेंगे दूसरी पकड़ लेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात तो है नहीं, पर फिर भी कुछ समय के लिए हो सकता है कि मैंने मान लो आज जॉब छोड़ दी तो मुझे नेक्स्ट मंथ तक कहीं और जॉब ना मिले। तो इसलिए कुछ केस में जो है जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें रिस्क नेग्लिजिबल या ना बराबर होता है, बहुत थोड़ा सा होता है। मैक्सिमम कहाँ होता है, बिजनेस के अंदर। तो यहाँ पर पैसा लगा हुआ है आपका, हो सकता है प्रॉफिट्स ना हो, आपका सामान ना बिके, आपके पास ग्राहक ही ना आए। अगला है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। क्या आने जाने में आपको बाधाएं होती हैं बिजनेस में? नो, कोई बाधा नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी बैकग्राउंड का हो, किसी भी फील्ड का हो, उसके पास पैसे होने चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, वो बिज़नेस कर सकता है। प्रोफेशन, यस,
आपको अगर प्रोफेशन में एंट्री करनी है तो आपको जो है पूरे की पूरी वो पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको उस फील्ड की नॉलेज होनी कंपलसरी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अकाउंटेंसी पढ़ा लूँगा तो आपके पास अकाउंटेंसी की डिग्री होनी कंपलसरी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, स्पेशलिस्ट बन जाऊँ, हार्ट सर्जन बन जाऊँ, तो आपके पास जो है उस हार्ट सर्जन मतलब हार्ट की सर्जरी करने के लिए आपके पास प्रैक्टिस होनी कंपलसरी है, आपके पास डिग्री होनी कंपलसरी है। एक कोड ऑफ कंडक्ट, एक पर्टिकुलर नॉलेज, ये दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो क्या आप एंट्री कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बहुत आसान नहीं है। एम्प्लॉयमेंट में ये दोनों हो सकता है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। यस, क्या लिख दिया मैंने? बिजनेस में कोई भी आ जा सकता है, यहाँ पर नहीं आ जा सकता। यहाँ पर आपके लिए जो है थोड़ी सी है, ठीक है। आप बोल सकते हैं कि कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको इजीली मतलब आप मान लो मजदूरी करने लगें, कोई ख़ास स्किल्स की रिक्वायरमेंट तो होती नहीं है, मजदूरी कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं एक हाई क्लास जॉब की, आप चाहते हैं किसी बड़ी कंपनी में आप एक टेक्निकल स्टाफ में भर्ती हो जाएं, ठीक है, आप टेक्निकल लेवल पे काम करें, तो आपको जो है थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो इसलिए इसमें कुछ भी हो सकता है, येस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है भी, नहीं भी है। बट अगर हम ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है, येस, ठीक है। और डिफरेंसेस क्या ले सकते हैं भाई? इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे, इन्वेस्टमेंट तो देखनी पड़ेगी। आपको इन्वेस्ट कितना करना पड़ता है बिजनेस के अंदर? इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड हाई या ह्यूज। बिजनेस करने के लिए हमें जो है बहुत ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं। प्रोफेशन में लो या मीडियम, जैसे कि अगर हम मेडिकल की बात करते हैं तो मेडिकल थोड़ा महंगा कोर्स है, तो आपको इसलिए मीडियम रिक्वायरमेंट होगी। पर अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, नो। किसी के यहाँ पर नौकरी करने के लिए क्या तुम्हें पैसे देने पड़ते हैं? भाई देखो, जो रिश्वत से भर्ती होते हैं, जो लोग रिश्वत से भर्ती होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वरना जो है आपको किसी भी नौकरी पाने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, कोई पैसे नहीं देने पड़ते। प्रोफेशन के लिए आपको जो है अपने डिग्री वगैरह में उनको हासिल करने में जो मेहनत करनी पड़ेगी बस उसमें पैसा खर्च होगा, बाकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। बिज़नेस के अंदर आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है। चलिए अब इनकी डेफिनेशन की बात करते हैं। बिज़नेस क्या है? प्रोफेशन होता क्या है? ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच रिक्वायर्स ए स्पेसिफिक नॉलेज एंड डिग्री, जिसमें जो है आपको कुछ उस फील्ड की, जो भी आप प्रोफेशन प्राप्त कर रहे हैं, जिस भी प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं, आपको उसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। साथ में जो यहाँ पर एक्सपीरियंस भी रिक्वायरमेंट होता है। प्रोफेशन है यहाँ पर एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, आपको डिग्री की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, स्पेसिफिक नॉलेज की भी जरूरत पड़ती है।
यहाँ पर जो आपको एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको डॉक्टरों वाला जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो आपको जो भी ICAI गाइडलाइंस देगी आपको वो सारा कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप एक टीचर हैं तो आपको जो CBSE या फिर जो भी हमारी एजुकेटिंग बॉडी है वो जो भी गाइडलाइंस देती है आपको वो भी फॉलो करनी पड़ती हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि प्रोफेशन में आने के लिए आपको कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे स्ट्रिक्टली। ठीक है, सर्टिफिकेट और डिग्री इज मैंडेटरी। आपके पास एक सर्टिफिकेट या फिर आपके पास जो है एक डिग्री होनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप प्रोफेशनल कहलाएंगे, वरना आप जो है प्रोफेशनल नहीं बनेंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे पास सिर्फ नॉलेज हो गई, यानी कि सिर्फ नॉलेज होने से मैं जो है कोई प्रोफेशनल नहीं कहलाऊँगा। माना कि मेरे पास जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली सारी नॉलेज है, मैंने दुनिया भर की किताबें पढ़ रखी हैं, उससे ज़्यादा पढ़ रखी हैं, या हो सकता है कि मेरे पास जब वकालत की नॉलेज किसी एक आम वकील से ज़्यादा हो। मैंने टैक्सेशन के बारे में बहुत पढ़ रखा है और ये सच्चाई है, मैंने टैक्सेशन के बारे में बहुत पढ़ रखा है, मैंने बहुत सारे बिजनेस लॉज पढ़ रखे हैं। ठीक है, पर इसका ये मतलब नहीं होगा कि मैं एक वकील बन जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो है उसकी सर्टिफिकेट नहीं है वकालत का, ना ही मेरे पास जो है वकालत की डिग्री है, LLB या LLM नहीं है। तो इसलिए बिना सर्टिफिकेट या डिग्री के आप जो है प्रोफेशनल नहीं बन सकते। मुझे पहले जो है नॉलेज के साथ साथ क्या चाहिए होगा, मुझे वो सर्टिफिकेट या डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। लोग कहते हैं कि ए पीस ऑफ पेपर डजंट डिसाइड माई करियर, कोई पीस ऑफ पेपर मेरी डिग्री वगैरह जो है मेरा करियर डिसाइड नहीं कर सकती, परंतु प्रोफेशन के केस में ऐसा होता है। ठीक है, प्रोफेशन के केस में आपके पास अगर सर्टिफिकेट या आपके पास वो पीस ऑफ पेपर नहीं है ना, तो भाई आप जो है उस प्रोफेशन में नहीं घुस सकते किसी भी हाल में। ठीक है, ऐसे ही डॉक्टरी में है, अगर आप जो है डॉक्टरी की नॉलेज रखते हैं, माना कि आपके पास जो है काफ़ी नॉलेज है, आपको पता है कि कौन सी दवाई कहाँ काम आती है, कौन से प्रिकॉशंस लेने से व्यक्ति ठीक हो जाएगा, कौन सी जड़ी बूटियाँ काम आती हैं, परंतु जब तक आपके पास जो है मेडिकल की डिग्री ना हो तो आप एक फर्जी डॉक्टर ही कहलाएंगे, आप एक झोला छाप डॉक्टर ही कहलाएंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे वैद्य होते हैं, बहुत सारे फर्जी डॉक्टर्स होते हैं जिनसे पेशेंट्स ठीक होते हैं। उनका कभी कभी क्या होता है, ट्रीटमेंट का जो रेट होता है ना, रिकवरी रेट जो होता है उनका, या सक्सेस रेट बोल सकते हैं आप, फर्जी डॉक्टर्स का किसी पढ़े लिखे डॉक्टर से ज़्यादा हो सकता है। पर डिफरेंस क्या है भाई, जब भी छापे पड़ेंगे, जब भी जो है कार्रवाई होगी, जब भी पुलिस वाले पकड़ने के लिए आएंगे, तो जो फर्जी है ना वो तुरंत जेल में पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है वो प्रोफेशनल नहीं था। बिकॉज अ प्रोफेशनल रिक्वायर्स अ सर्टिफिकेट। एक प्रोफेशनल को ज़रूरत होती है सर्टिफिकेट लेने की। अगर वो बिना सर्टिफिकेट के प्रैक्टिस करेगा तो उस केस में उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, लीगल एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब दूसरे था एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है भाई? एम्प्लॉयमेंट दो लोगों के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट है। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट या इट इज़ रिटन और ओरल, इट मे बी रिटन और इट मे बी ओरल। ठीक है, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, दो लोगों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, बिटवीन टू पार्टीज। वन इज एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कौन होता है? एम्प्लॉयर इज द पर्सन हु इज़ हायरिंग, हु इज़ गिविंग द जॉब। एम्प्लॉयर वो है जो कि किसी व्यक्ति को हायर कर रहा है, उसको पैसे देगा और उसको जॉब के लिए न्योता दे रहा है। ठीक है, यानी कि ऑनर बोल सकते हैं आप इसको। वन इज़ एम्प्लॉयर, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है समझाने के लिए, हु इज़ हायरिंग, एंड द अदर इज़ employee who will work for the employer। एम्प्लॉयमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो लोगों के बीच में, एक तो एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय के बीच में। सो आप बोल सकते हैं इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। ठीक है, जिसके अंदर जो डिसाइड होता है कि क्या जॉब है, कितने पैसे मिलेंगे, और जो एम्प्लॉयर है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। और देखिए एक और बात होती है, आजकल वैसे ये है, खैर जॉब देने वाले ही बहुत सारी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस लगाते हैं,
परंतु इसमें दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, यानी कि ऐसा ना हो कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का हनन करने की कोशिश करे, वो सोचे कि मैं इससे फ्री में काम करवा लूँ या कुछ एक्स्ट्रा काम करवा लूँ, या एम्प्लॉय सोचे कि मैं कुछ काम ही ना करूँ और एम्प्लॉयर का पागल बना के चला जाऊँ, ठीक है। या फिर जो है जितना इसका बेचारे का प्रॉफिट भी नहीं है, इसका प्रॉफिट तो है 1 लाख रुपये और ये सैलरी मांग रहा है 2 लाख रुपये, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट के अंदर, जिसमें कि दोनों का फ़ायदा हो सके। भाई इसको जो है काम की रिक्वायरमेंट है और इसको पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो दोनों जो है अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें, ये इससे कुछ काम करवा सके और ये जो है पैसे ले सके इससे। दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए दोनों के बीच में तालमेल होना, कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। सो एम्प्लॉयमेंट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय इन विच बोथ द पार्टीज एग्रीज टू डू देयर वर्क अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के आधार पर दोनों पार्टीज़ जो है काम करने के लिए तैयार होती हैं, उनके बीच में एक आपसी सहमति बनती है और उस कॉन्ट्रैक्ट को ही हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, या एम्प्लॉयमेंट भी बोल देते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज बिजनेस। मैंने लास्ट में बिजनेस इसलिए बताया क्योंकि मुझे बिजनेस के आगे टाइप्स भी बताने हैं, ठीक है। ये मत सोचना कि मैंने बिजनेस को लास्ट में क्यों बताया। बिजनेस क्या होता है भाई, मेन तो हम जो है बिजनेस स्टडीज़ की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस तो होना ही है। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी which includes investing the money with a risk of loss and a hope of earning profits। देखो बिज़नेस की बहुत सारी डेफिनेशंस हो सकती हैं, पर अभी क्योंकि आपका बेसिक भी ढंग से नहीं हुआ इसलिए मैं डेफिनेशन अपने पास से बना रहा हूँ कुछ भी। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों? क्योंकि बदले में पैसे मिलेंगे। विच इंक्लूड्स इन्वेस्टिंग द मनी। सबसे पहला काम क्या होता है बिज़नेस में? पैसे इन्वेस्ट करना है, पैसे लगाना, ठीक है, कहीं भी। इसमें क्या होता है? एक रिस्क होता है, किस चीज़ का? लॉस हो जाने का। यानी कि मैंने अगर 10 लाख रुपए लगाए हैं तो हो सकता है कि मुझे सिर्फ 8 लाख रुपए ही वापस मिलें, ठीक है। पर उम्मीद क्या होती है? एंड होप ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। मैं बिज़नेस करता क्यों हूँ? इस काम के लिए करता हूँ, ठीक है। जो मेरा मूल है वो है प्रॉफिट्स कमाना। भले ही मेरे पास एक रिस्क भी हो लॉस का, पर फिर भी मेरे माइंड में जो है क्या चीज़ है, मेरे पास एक विज़न है जो कहता है कि भाई अगर तू यहाँ पैसे लगाएगा तो तुझे प्रॉफिट्स मिल जाएंगे। अगर आप कभी भी बिज़नेस करते हैं, आप एक शॉप खोलते हैं, आप गुड्स, सपोज कीजिए आपने बस एक चालू कर दी अपने नाम से, जैसे सूर्यवंशम में देखा होगा ना, भानु प्रताप बस सर्विस। तो उसने उस बस खटारा बस को क्यों ख़रीदा? उसने सोचा कि मैं इससे पैसे कमा सकता हूँ, प्रॉफिट्स कमा सकता हूँ। तेल वगैरह काटने के बाद मेरे पास जो कुछ पैसे आ जाएंगे, ठीक है। अब बिज़नेस होते कितने तरह के हैं? बिज़नेस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला तो है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा है पार्टनरशिप, एक थर्ड और लास्ट होता है कंपनी, या इसे हम बोल देते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। बीच में एक और आता है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। वैसे जो है ये पार्ट्स में नहीं आता, बट फिर भी क्योंकि आपकी बुक के अंदर है इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मेनली 3 होते हैं बिजनेस के टाइप्स। पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल का मतलब होता है सिंगल, जिस बिजनेस का सिर्फ एक ही ऑनर हो। सोल मीन्स सिंगल ऑनर, प्रोप्राइटर मतलब ऑनर। जिस बिजनेस का सिर्फ एक ही ऑनर होता है वो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। जब भी आप बिज़नेस करने जाएं तो आपके पास 3 ऑप्शन होंगे। क्या मैं एक सिंगल मैन बिज़नेस करूं, यानी कि जिसका मालिक मैं अकेला हूं। जितने भी शॉप्स वगैरह आप देखते हैं अपने आसपास, ज़्यादातर का मालिक जो है एक ही आदमी होता है, ठीक है ना। तो जो है या एक ही व्यक्ति उन्हें मैनेज करता है। ही इज़ द ओनली मैनेजर, ही इज़ द ओनली ऑनर ऑफ दैट बिजनेस, या हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज। एक ही व्यक्ति है जो कि जिम्मेदार है अपने सारी मैनेजमेंट का, अपने प्रॉफिट्स का, अपने लॉस का, ठीक है। वो कौन सा बिज़नेस है? उसका नाम होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरा बिज़नेस होता है पार्टनरशिप।
पार्टनरशिप जो होती है वो होती है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में। when two or more person agrees to carry on a business with mutual understanding is known as partnership। जब दो या दो से ज़्यादा लोगों के माइंड मिल जाएं, उन लोगों को लगता है कि अगर मैं अकेला बिजनेस करूंगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, तो दोनों के पास मान लीजिए 5 रुपये हैं, ठीक है, दो फ्रेंड्स हैं, उनके पास 5 रुपये हैं, वो चाहते हैं कि मैं सेम काइंड का बिज़नेस कर लूँ, एक ही तरह का वो बिज़नेस खोलना चाहते हैं, तो दोनों को मिला के अमाउंट ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 10 लाख रुपये हो जाएंगे, वो और अच्छे से कर सकते हैं उस बिज़नेस को। तो इस केस में क्या होता है, जब दो लोगों की सोच मिलती हो, दो लोगों के बिज़नेस आइडियाज़ मिलते हों, तो वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम साथ में ही बिज़नेस कर लें, ठीक है। और इसको गवर्न करने के लिए कोई भी एक्ट नहीं है, पर ये जो है पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर एक एक्ट बना हुआ है। हमारे संविधान में भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। एक एक्ट पारित हुआ था, अंग्रेज़ों के ज़माने का एक्ट है ये, ठीक है, 1932। इस एक्ट के अंदर पार्टनरशिप को आप चाहें तो रजिस्टर करवा लें, चाहे ना करवाएं, ठीक है, आपकी मर्ज़ी होती है। बट अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें अपनी पार्टनरशिप का, तो इन केस आज तो आप अच्छे फ्रेंड्स हैं, पर हो सकता है कि आप आने वाले 4 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में अच्छे फ्रेंड्स ना रहें, आपके बीच में कुछ मनमुटाव हो जाए, मतभेद हो जाएं, आपको लगे कि मेरा फ्रेंड तो मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, लूट रहा है, मुझे प्रॉफिट कमा रहे हैं हम 20 लाख रुपए का, मुझे वो दिखा रहे 10 लाख रुपए का, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर झगड़े वगैरह होते हैं, तो एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप जो होती है, जिसको आपने जो है गवर्नमेंट के सामने या प्रशासन के सामने रजिस्टर करवा रखा है, ठीक है, सरकारी तरह से रजिस्टर करवा रखा है, उसमें थोड़े फ़ायदे हो जाते हैं झगड़ों के टाइम पे, ठीक है। बाकी तो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जब भी दो लोगों के मन मिलें वो पार्टनरशिप कर सकते हैं, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा लोग। एक HUF होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। इसके अंदर क्या होता है भाई, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के अंदर जो ख़ानदानी बिजनेस चले आ रहे होते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई फैमिली बिजनेस है बहुत पुराना, जो कि HUF एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, इसका भी एक एक्ट है, इसका भी एक कानून है, ठीक है, उसके अंदर रजिस्टर्ड है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे पार्टनरशिप में तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। मान लीजिए 2 पार्टनर्स हैं, तीसरा पार्टनर चाहता है मैं ज्वाइन कर लूँ, तो आपको जो है कि रिटर्न कंसेंट लेना पड़ेगा, उन दोनों से पूछना पड़ेगा, सहमति होगी तो आप मेंबर बन जाएंगे। इसमें तो कोई मतलब दूसरा व्यक्ति आता ही नहीं है, इसमें तो जो है आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, आप मर गए, आपका बिज़नेस ख़त्म हो गया। यानी कि इसकी जो लाइफ है वो होती है ऑनर की लाइफ के जितनी। अगर हम इसकी लाइफ की बात करते हैं, तो जब तक जो है एक भी पार्टनर ज़िंदा है तो पार्टनरशिप चलती रहेगी, किसी एक पार्टनर के मरने से पार्टनरशिप ख़त्म नहीं होती। वहीं अगर हम HUF की बात करते हैं, यहाँ पर कोई व्यक्ति ऐड कैसे होता है या मेंबर कैसे बनता है, यदि आप उस फैमिली में पैदा हुए हैं, आप उस फैमिली में बर्थ लेते हैं, तो आप उसके मेंबर ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, अदरवाइज़ आप मेंबर नहीं बन सकते। अगर आप चाहते हैं कि मेरा फ्रेंड भी मेरे बिज़नेस का पार्ट बन जाए, तो वो HUF नहीं कहलाएगा, वो बन जाएगी पार्टनरशिप, ठीक है। आपको पहले अपने बिज़नेस को कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, घर का जो मुखिया होता है, उसका मेन रोल होता है, उसको बोलते हैं कर्ता। ही इज़ द कर्ता धर्ता इटसेल्फ, इंग्लिश में भी इसका नाम कर्ता ही होता है, ठीक है। और कर्ता के आधार पर ही सब कुछ चलता है, ये मालिक होता है, एक तरह से आप बोल सकते हैं। जैसे कि आपके मान लो फैमिली बिजनेस, आपके दादाजी जिंदा हैं अभी, तो ही विल बी द कर्ता, ठीक है। या फिर आपके जो पापा हैं या जो बड़ा लड़का है घर का, नॉर्मली जो कर्ता होता है वो होता है ओल्डेस्ट मेल मेंबर, घर का जो भी मेल मेंबर है सबसे बड़ा, वो कर्ता होता है आमतौर पर, ठीक है। आमतौर पर क्या, वैसे रूल भी यही कहता है। एक लास्ट है कंपनी, इसके अंदर जो है रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, रजिस्टर्ड फर्म्स। जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर बहुत सारे लोगों का पैसा लगा हुआ होता है, भले ही ऑनर आप अकेले हों, ठीक है, भले ही आप एक अकेले मालिक हों इस कंपनी के, परंतु ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत सारे लोगों से पैसे ले रखे हों, ठीक है। पैसे लेने के लिए आप क्या करते हैं, शेयर्स इश्यू करते हैं। यहाँ पर जो है जॉइंट स्टॉक मतलब है स्टॉक, यानी कि अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो बहुत सारे लोगों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर शेयर्स का रोल आता है। इसके बारे में, क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कंपनी का, अपने आप में 2 चैप्टर्स हैं, तो वो थोड़ा सा बाद में होगा, पर अभी के लिए मैं बस इतना बता रहा हूँ। बिज़नेस के जो टाइप्स हैं वो 3 होते हैं। एक होता है यदि आप एक छोटा सा बिज़नेस चाहते हैं कि मैं अकेला कर लूँ, तो सोल प्रोप्राइटरशिप,
यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना कोई कंपलसरी नहीं होता। जब तक कि आप कोई तेल का, दारू का या ऐसी कोई चीज़ का बिज़नेस नहीं करते हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। जैसे आप स्कूल खोलना चाहें, आपको खुद को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है पार्टनरशिप जब दो या दो से ज़्यादा लोग सेम तरह का बिज़नेस करने के लिए, कैरी ऑन करने के लिए एग्री करते हों तो वो पार्टनरशिप करते हैं। इसमें आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे तो अपने आप को रजिस्टर करवा लें या फिर आप ना करवाएं, ठीक है। और जो इसका गवर्निंग एक्ट है उसका नाम है पार्टनरशिप एक्ट 1932। तीसरा है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। इसमें जो है जो फीमेल मेल मेंबर है सबसे बड़ा, उसका नाम होता है कर्ता, और वही पूरे बिज़नेस को मैनेज करता है या फिर जो है इसी के नाम से बिज़नेस चलता है। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं मेंबर बनना तो आपको उस फैमिली में बर्थ लेना पड़ेगा। भगवान से जाकर कहिए कि मुझे उस फैमिली का हिस्सा बना दो, मुझे वहाँ पर पैदा कर दो, तो आप जो है मेंबर बन जाएंगे, अदरवाइज़ आप मेंबर नहीं बन सकते। अगला कंपनी के लिए जो गवर्निंग एक्ट है उसका नाम है कंपनीज एक्ट 1956 था वैसे तो, पर अब जो है ये 2013 हो चुका था, उसके बाद ये 2019 हो चुका, ठीक है। पर अभी जो आप इसको भूल जाइए, अभी के हिसाब से कंपनीज एक्ट 1956 या फिर कंपनीज एक्ट 2013 ही चल रहा है आपकी बुक्स के हिसाब से, ठीक है। 2013 इसलिए है क्योंकि एक्ट तो बना था 1956 में, पर 2013 में इसमें बहुत सारे बदलाव हुए थे, इसलिए हम 2013 भी लिख देते हैं, ठीक है। यदि आपको जो है कंपनी खोलनी है तो कंपलसरी है आपको रजिस्ट्रेशन करवाना, और बहुत सारे लोगों का पैसा मिलके एक कंपनी फॉर्म होती है, ठीक है। कंपनीज बहुत सारी तरह की होती हैं, उनके बारे में और बाद में डीपली डिस्कस करेंगे। अभी के लिए थैंक यू, ठीक है।